नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। शुभेंदु अधिकारी कितने बड़े राजनीतिक धुरंधर है। शुभेंदु अधिकारी के दिमाग कितना सातिर है। आज पूरे देश के सामने वो छवि स्पष्ट हो गया। आज ऐसे ही जो भाजपा वाले हैं उसके लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के पीएम के कुर्सी में बैठते हुए सबसे ज्यादा दिन बिताने वाला पीएम बन गए। इससे अच्छा अचीवमेंट और क्या हो सकता था। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी के पास जो रिकॉर्ड था आज मोदी जी के पास आ गया, तो सारा देश खुशी के लहर में है। और सबसे बड़ी बात है वहां पर देश के सारे जो मुख्यमंत्री है वो आए हैं दिल्ली में, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। लेकिन वहां पर एक अहम छवि सबके सामने इतना स्पष्ट हो गया, इतना दिल बहला दिया कि कोई खुशी का नजारा ही उसका कम नहीं दिख रहा है। वो है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी खुद के हाथ से झालमुड़ी बना रहे हैं और वो पीएम मोदी जी को दे रहे हैं। ये वाला चाहिए। थैंक यू। थोड़ा देते रहो, दिन में जाना। और मोदी जी वो खुशी खुशी ले रहे हैं। ये पिक्चर देख के आपको ऐसे लगेगा कि भाई चलो यही तो पिक्चर है, ऐसे ही तो देश चल रहा है। लेकिन इस हंसी के पीछे पिछले 7 दिन का जो मेलोड्रामा है, जो पॉलिटिकल गेम है, और सबसे बड़ी बात है शुभेंदु अधिकारी जी का जो पॉलिटिकल एक्सेलेंस है, वो छवि शायद सबके सामने क्लियर नहीं है। ये मुस्कुराहट इतना आसान नहीं था शुभेंदु अधिकारी के लिए, क्योंकि उनको ऐसे एक टास्क दिया गया था पार्टी हाईकमांड से, जो अगर नहीं निभाते तो बहुत बड़ा राजनीतिक क्षति पूरा देश के लिए हो सकता था। लेकिन अगर ये कर दिया तो अपने जो सपोर्टर है, बंगाल का इलेक्शन जिसने जिताया था उसका दिल में दर्द हो सकता था। मतलब अब आगे भी जाओ या पीछे आओ, दोनों तरफ आपका मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन यहां पर ही शुभेंदु अधिकारी जी का एक्सेलेंस सामने आता है, उनका पॉलिटिकल सेंस सामने आते हैं कि जो काम इतना जोखिम उठा के शुभेंदु अधिकारी जी ने किया, आज मोदी जी के मुंह में उसका मुस्कुराहट देखने को मिल रहा है। क्या हुआ पूरा पिछले 7 दिन में, आप एक चीज देख लीजिए। यहां पर बंगाल में जब टीएमसी का साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद एक हवा उठ गया था, जो भाजपा का सपोर्टर बहुत गंभीरता के साथ बता रहे थे कि टीएमसी का एक भी लीडर को भाजपा में एंट्री नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे चोर है, सारे के सारे करप्टेड है, और इस करप्शन, इस चोरी के अगेंस्ट ही हमारा लड़ाई था। उस लड़ाई जब हमने टीएमसी को हरा दिया, अभी इनको पार्टी में एंट्री देंगे तो ये लोग आगे यहां पर फिर से खराब कर देंगे माहौल, यहां पर फिर से करप्शन चालू कर देंगे, चोरी चालू कर देंगे, और वो हम होने नहीं देंगे। और जनता का ये मूड देख के पूरा बंगाल का बीजेपी का जो हाईकमांड है उसने भी डिसीजन लिया था कि अभी दरवाजा बंद है, अगले 3 महीना तक कोई भी टीएमसी वालों का एंट्री नहीं होगा। वहां पर स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य जी, उन्होंने बोला था जो अच्छे तृणमूल है शायद उसके लिए हम फ्यूचर में सोचेंगे। लेकिन उसमें भी लोगों का बहुत गुस्सा था। लोगों ने बोला कि अच्छे है तो तृणमूल नहीं हो सकता है, और तृणमूल है तो अच्छे नहीं हो सकता है। और वो गुस्सा देख के, अपने सपोर्टर, अपने वर्कर का गुस्सा देख के समीक भट्टाचार्य जी ने बोल दिया कि भाई टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। लोग खुश था। और उसमें ही यहां पर विधानसभा में हम देखते हैं ऑपरेशन लोटस। वहां पर ममता बनर्जी के हाथ से उनके ही चुने हुए एमएलए चले जाते हैं दूसरे ग्रुप में, और वो ग्रुप इतना बड़ा है कि ममता बनर्जी का साम्राज्य और भी खतरे में आ गए थे। लेकिन लोग उसमें भी कुछ नहीं बोला कि चलो भाई ये टीएमसी का आपस का मामला है। हालांकि पीछे यहां पर भाजपा का हाथ हो सकता है, ये बात तो सब लोग मान रहा था, लेकिन फिर भी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था। और ममता बनर्जी डिस्टर्ब है, इसमें लोग खुश है। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया जब ये बात चले गए लोकसभा और राज्यसभा में। वहां पर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा अहम फैसला हो गया। क्या फैसला? कि ममता बनर्जी के साथ होते हुए जो 28 एमपीज है लोकसभा में, उनमें से एक बड़ा सा चांग काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में अलग होना चाहता है।
ठीक है, लेकिन उसके बाद सबसे चौंकाने वाला न्यूज़ क्या है, ये जो पार्ट है ये एनडीए में शामिल हो जाएंगे और लोगों का प्रोटेस्ट यहां पर चालू हो गया, लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें शुभेंदु अधिकारी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनसे ही पहले फोन काकोली घोष दस्तीदार के पास गया, ऐसे खबर फैला गया और लोग तो गुस्से में फूट रहे थे। बोला कि भाई जब सौमिक भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि सबके लिए, सारे टीएमसी वालों के लिए दरवाजा बंद है, तो आपने क्यों काकोली घोष दस्तीदार को फोन किया? और बात वहां पर ही खत्म नहीं होता है। जब इनका एमपी टीम का, बागी ग्रुप का मीटिंग होता है, वहां पर भूपेंद्र यादव जी के घर में वो मीटिंग होता है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जी पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही यहाँ का मेगा स्टार दीपक अधिकारी देव उनको गाल को ऐसे प्यार से भरा देता है, बोलता है कि भाई तुम मेरा भाई हो। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे एमपी शताब्दी राय, उनके घर में खुद ये शुभेंदु अधिकारी जी पहुंच जाते हैं, मीटिंग करते हैं। लोग तो गुस्से से फूट रहे थे कि भाई शुभेंदु अधिकारी ये क्या करना चाहता था, ये क्या भाजपा का तृणमूलीकरण कर रहा है? और ऐसे है तो हम नहीं मानेंगे, हमने क्या शायद गलत सीएम चूज कर लिया? सवाल वहां पर उठ रहा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने रुका नहीं। हमने देखा कि फाइनली वो लोकसभा में ये सारे चीज हो रहा है और एक 19 मेंबर का ग्रुप साइनिंग लेटर स्पीकर ओम बिरला जी के पास जा रहा है। और बात यहां पर खत्म नहीं होता, ऑपरेशन लोटस राज्यसभा में भी चालू हो जाता है, वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी जी का ही हाथ है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, जहां पर आपका जनता जनार्दन जिसके वोट से अब चुने हुए आए हो, उनका इतना गुस्सा है, उनका इतना नाराजगी है, फिर भी शुभेंदु अधिकारी जी इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? और यहां पर ही आते हैं कि शुभेंदु अधिकारी का जो डुअल कैरेक्टर है वो सामने आ रहा है। क्या डुअल कैरेक्टर है? कैरेक्टर नंबर 1, अ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर। शुभेंदु अधिकारी जी हमेशा से बोलता है कि भाई मैं सबसे पहले भाजपा का एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता हूं, एक वर्कर हूं, उससे अलावा कुछ नहीं हूं। पार्टी जब जैसे मुझे जो देगा जिम्मेदारी, मैं वो 200% देने का कोशिश करूंगा, इसमें मेरा खुद का कोई चॉइस नहीं है। और वो बस बातों के बात नहीं है, वो सच में दिल से ये मानता है। पहले बहुत बार हमने देख चुका है, इस बार भी इसका दूसरा कुछ नहीं हुआ। पार्टी हाई कमांड से शुभेंदु अधिकारी के पास इंस्ट्रक्शन आए थे, ऐसे ही हमको न्यूज मिल रहा है कि भाई ये जो जुलाई के मानसून सेशन आ रहा है, वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है और उस बिल को हमको पास कराने के लिए लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो हालांकि अभी हमारे पास नहीं है। तो वो करने के लिए आप कुछ तो करो, टीएमसी को तोड़ो और ऐसे कुछ नंबर लेके आओ जो वो 2/3 मेजोरिटी के नजदीक हमको लेके जा सकते हैं। और ये जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को इसलिए दिया गया था कि उसके अलावा ये काम करने के और कोई नहीं था, यहाँ पर कोई नहीं इतना स्मूथली ऑपरेशन कर सकते थे। जब भी ये इंस्ट्रक्शन मिला, ऑब्वियसली शुभेंदु अधिकारी जी के पास कोई पर्सनल चॉइस था ही नहीं। पार्टी का हाई कमांड का ऑर्डर है, जो शीर्ष नेतृत्व ने बोला है उनको मानना पड़ा और उसने अपना जादू दिखाना चालू किया, स्मूथ ऑपरेशन कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे बिल आएगा, किसके लिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात हो रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन और डिलिमिटेशन बिल। ये दोनों हो जाता है तो पूरा देश का जो राजनीतिक चरित्र है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे इधर हर साल कुछ ना कुछ बड़ा इलेक्शन लगे ही रहता है। कहीं पे भी विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव आते हैं, बाई इलेक्शन होता है और ये सब जब होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाता है, एमसीसी, जिसका मतलब ये टाइम आप कोई तरक्की के काम ही नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो वो माना जाएगा कि आप वोटर को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हो। तो इसके लिए देश का जो तरक्की है बार बार रुक जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर इलेक्शन एक ही बार में हो जाता है तो मुझे 4.5 साल का टाइम मिलता है डेवलपमेंट के लिए। चलो फिर 4.5 साल बाद एक साथ बाकी सारे इलेक्शन करेंगे और देश का तरक्की को आगे लेके जाएंगे। तो इसलिए ये बिल इतना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर संविधान में हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इसलिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी तो इसके लिए ये वाला रिस्क ले लिया, लेकिन जो सेकेंड पार्ट था वो और भी इंपॉर्टेंट था, जो शायद शुभेंदु अधिकारी की दिमाग ही रीड कर पाए। हम तो इसके लिए मतलब तैयारी नहीं थे। देखिए क्या हुआ अल्टीमेटली, शुभेंदु अधिकारी जब एमएलए को ऐसे बिखार दिया, उसके बाद एमपीएस को बिखार दिया, अब ममता बनर्जी के बाद क्या क्या बचा है? कुछ नहीं है। हालत ऐसे हो गया कि उसको कांग्रेस भागना पड़ रहा है अपना भतीजा को लेकर।
कैसे हुआ, क्या स्टोरी हुआ, कांग्रेस में जाके क्या होगा और ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ, उसका पूरा डिटेल स्टोरी हमने बनाया और हमारा जो दूसरा हिंदी चैनल है प्रियबंधु भारत, उसमें हमने ऑलरेडी वो ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब चाहो तो वो चैनल में जाके पूरा स्टोरी देख सकते हो कि ममता बनर्जी का जिंदगी, राजनीतिक करियर कैसे बिखर दिया शुभेंदु अधिकारी जी ने, और उसका लिंक, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आते हैं इस एपिसोड में। यहां पर शुभेंदु अधिकारी जी ने एक चीज देख लिया कि देखो, मुझे बंगाल को अगर रन करना है तो बहुत सारे डेवलपमेंट करना पड़ेगा और डेवलपमेंट करने के लिए मुझे बहुत सारे कड़े स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर ऑपोजिशन ममता बनर्जी है तो वो डिस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं, तो वहां पर डेवलपमेंट करना मुश्किल है। मतलब खुद तो डेवलपमेंट किया ही नहीं, हम भी करने चाहेंगे तो नहीं करने देंगे। वहां पर ऐसे उलट सुलट काम करेंगे कि हमारा डेवलपमेंट रुक जाएंगे। और ये बंगाल का जनता पिछले 49 साल जो डेवलपमेंट नहीं देखा, वो बहुत उम्मीद के साथ भाजपा को यहां पर सत्ता में लेके आया है। वो कुछ नहीं सुनने वाला है। ममता बनर्जी ने डिस्टर्ब किया, टीएमसी ने करने नहीं दिया, उन्होंने बोलेगा कि भाई मैं तो वोट भाजपा को दिया था, सरकार आपका है, आप क्यों नहीं कर पाए। तो इसके लिए ममता बनर्जी को ऑपोजिशन से हटाना बहुत जरूरी था। अब देखिए, ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। उनका एमएलएस उनके हाथ से बिखर गए, उनका एमपीज उनके हाथ से बिखर गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये महाराष्ट्र मॉडल की तरफ जा रहा है। इसके मतलब जैसे शिवसेना या एनसीपी के पास उनका खुद का प्रतीक अभी नहीं है, उनका खुद का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सारे ममता बनर्जी के हाथ से भी जाने वाला है। ममता बनर्जी जो खुद के हाथ में तृणमूल कांग्रेस बनाए थे, उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी फंड है जो 2000 करोड़ का आसपास है, वो भी ये जो नए सेगमेंट बना है उसके हाथ में चले जाएंगे। तो उसके मतलब ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं बचता है, ना पार्टी बचता है, ना नेता बचता है, ना जनता बचता है, ना फंड बचता है। तो ममता बनर्जी अगर चाहे भी तो तृणमूल कांग्रेस को वापस रिवैम्प नहीं कर सकता है, उसका कंट्रोल नहीं ले सकता है। तो पहले तो ये एक अच्छे स्टेप हो गया जो गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा और गवर्नमेंट बहुत आराम से अगले 5 साल बंगाल में तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा, लोग डबल इंजन का फायदा मिलेगा। ममता बनर्जी का डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का दी एंड हो गया। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर ममता बनर्जी का पार्टी को ऐसे तोड़फोड़ करने का मतलब, अभी ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा रहता है, उनको बस कांग्रेस ज्वाइन करना है। और जो न्यूज़ हमको दिल्ली से आ रहा है कि ममता बनर्जी शायद कांग्रेस का ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट होंगे और अभिषेक बनर्जी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, और इन लोगों को यहाँ पर काम करना होगा। लेकिन ये ममता बनर्जी, ये अभिषेक बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस बनाए और वहां पर राज किया, तो बंगाल का जो प्रदेश कांग्रेस है उसको साइन बोर्ड बना दिया, उसके हर एक वर्कर को गांजा केस दिया, फ्रॉड केस दिया, प्रेशर क्रिएट किया और उसके सारे नेताओं को खरीद लिया, अपने पास लेके आ गया, वहां पर कुछ नहीं बचाया। और सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पर इलेक्शन होता है तो कांग्रेस वर्कर ये टीएमसी के हाथ में ही खून होते थे। तो ये सिचुएशन में ममता बनर्जी अगर कांग्रेस ज्वाइन करता है, कांग्रेस का हाईकमांड वो बोल भी देता है, लेकिन वो क्या सच में यहाँ पर स्मूथ पॉलिटिकल कुछ कर पाएंगे? यहाँ पर कांग्रेस का जो भी वर्कर है, जो भी नेताओं है, जैसे अधीर रंजन चौधरी, वो इतना आसानी से ममता बनर्जी को यहाँ पर जमीन दे देंगे? ये राजनीति का गेम है, इतना आसान नहीं रहेगा। इसके मतलब कांग्रेस में जाके एक बिगर अम्ब्रेला मिलने के बाद भी ममता बनर्जी अपने ही पॉलिटिकल इश्यू लेके इतना बिखर रहेंगे कि वो गवर्नमेंट के डिस्टर्ब करने के कोई काम में भी नहीं आ सकते हैं। उसके मतलब ममता बनर्जी का खतरा बनने का जो भी दूसरा चांस था, वो भी अभी फिलहाल खत्म हो गया। आप आते हैं तीसरे पॉइंट में। देखिए, हमने देखा जब फौलता का इलेक्शन हुआ, एक डेंजरस मूव वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में आ रहा है। हमने इतने दिन देखता था कि जो मुस्लिम वोट है वो 100% डेडिकेटेड ममता बनर्जी को वोट देते थे, और वो कंसोलिडेट वोट लेके ही, और कुछ इधर उधर का चोरी का वोट जो एसआईआर में अभी डिलीट हो गया, वो लेके ममता बनर्जी अपने इतने कुछ काले करने के बाद भी वेस्ट बंगाल में पावर में थे। अभी ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गया तो ये मुस्लिम को समझ में आ गया कि भाई चलो, हमको तो ममता बनर्जी से और कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। तो इमीडिएटली उसने क्या किया, अपने सारे वोट सीपीएम को डाल दिया। और यहाँ पर भाजपा का जो वोट बैंक, जो हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, वहां पर बहुत सारे लेफ्ट का वोट है, ये भी माना जाता है, जो थोड़ा सेकुलर मेंटालिटी का है। अभी किसी कारण ये जो सेकुलर वोट है, ये भाजपा के ऊपर गुस्सा होता है और सीपीएम में वापस चले जाता है। तो
हिसाब यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। फाइट यहाँ पर 1:1 होता है, क्योंकि कांग्रेस है ओनली मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, बाकी जगह में सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट ही है। तो उसके मतलब सीपीएम के पास अभी मुस्लिम का 100% वोट रहेगा और हिंदू वोट का एक बड़ा चांग जो पहले उनका वोट हुआ करते थे वो अगर वापस चले जाते हैं और फाइट 1:1 होता है तो वो बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है भाजपा के लिए। तो इस रीजन में अगर आप देखो तो पूरा जो अपोजिशन का वोट है वो अभी 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक पार्ट जो ऋतव्रत बैनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार लीड कर रहा है, जिनके पास फंड है, जिसके पास नेता रहेगा, सब कुछ मिलके ये लोग रन करेंगे तो उसके पास एक वोट बैंक रहेगा। दूसरे पार्ट ममता बनर्जी कांग्रेस में आने के बाद वो थोड़ा मुस्लिम वोट अपने पास लेके आने का कोशिश करेंगे कांग्रेस के लिए, तो वहां पर एक वोट बैंक जाएगा और सीपीएम कोशिश करेंगे कि अपना वोट बैंक बढ़ाए। तो ये तीनों का वोट बैंक अगर बिखर के रहता है तो वो ऑब्वियसली रूलर बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा, उनके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसके मतलब ये इलेक्शन बस जीता नहीं, दूसरे इलेक्शन का प्लानिंग शुभेंदु अधिकारी अभी से ही चालू कर दिया और कैसे उसको टैक्टिकली जीता जा सकता है उसका रोड मैप भी क्लियर कर लिया। तो ये सारी चीज सब लोगों के लिए समझना इतना आसान नहीं था। इसलिए जब इनिशियली शुभेंदु अधिकारी पार्टी हाईकमांड के हिसाब से वो तोड़फोड़ का काम किया, वो एनडीए में शरीक करने का काम किया, खुद जाके मीटिंग किया, तब लोगों को गुस्सा आया। लेकिन अभी धीरे धीरे ये इक्वेशन जब क्लियर हो रहा है, एक साइड में नेशनल इंटरेस्ट है, दूसरे साइड में वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स है और सबसे बड़े बात है कि वेस्ट बंगाल में अल्टीमेटली डेवलपमेंट करके डबल इंजन का फायदा राज्यवासी को देना है। ये सारे सोच के जो इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा गेम खेला, उसको आप पॉलिटिकल धुरंधर के अलावा और क्या बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मैंने बोला कि डुअल कैरेक्टर, एक साइड में तो पॉलिटिकल धुरंधर है, अपना सातिर दिमाग लगाया, हवा में भास के बस ये ममता बनर्जी का साम्राज्य खत्म नहीं किया था, पूरा कैलकुलेटिव वे में इतना टफ गेम को उसने विन किया है। उसके साथ साथ ये जो डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, मुझे मेरे पार्टी ने बोला है, हाईकमांड ने बोला है तो मुझे करना है, उसके लिए मेरा पर्सनल चॉइस कुछ नहीं है, उन्होंने अच्छे समझा इसलिए मुझे बोला है, मैं करके दिखाऊंगा। ये भी तो एक बहुत बड़ा चीज होता है। शुभेंदु अधिकारी आज जिस पोजीशन में पहुंच गया है, आराम से इग्नोर कर सकते थे, कंट्रोवर्सी से बच सकते थे, लेकिन जो सबसे पहले देश के लिए सोचते हैं, उसके बाद अपने पार्टी के लिए सोचते हैं और उसके बाद खुद के इंप्रेशन के लिए सोचते हैं, वही तो होता है असली नेता। और शुभेंदु अधिकारी ये प्रूफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनके ऊपर भरोसा करके जो काम दिया तो वो गलत नहीं था। सच में जो रियली वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट कर सकता है और वेस्ट बंगाल को जो 50 साल पीछे चल गया उसको पूरे भारत के साथ एक लाइन में लेके आ सकता है, उनका नाम शुभेंदु अधिकारी ही है और वही है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स का असली धुरंधर। क्या बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी जी का इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा बलिदान का संभावना के बीच में भी इतना बड़ा कुछ करने के लिए जो हिम्मत उसने दिखाया है, उसके लिए अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।